गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. fine. Very good afternoon to everyone. Okay, let's begin our class. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमारा ये लेक्चर सीरीज जो चल रही थी कि हम किसी भी रैंडम चैप्टर को उठा रहे थे और उसको आप लोग को लेते थे एंड जिस क्लास में जरूरत होता था उसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करते थे, अदरवाइज वी यूज्ड टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यू चैप्टर। तो अब हम लोग अपनी क्लासेस को रेगुलर वे में स्टार्ट करेंगे, मतलब रेगुलर वे में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग अब अपने केमिस्ट्री के लेक्चर्स को रेगुलर वे में कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए हम अब चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, फाइन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. ओके, फाइन। ठीक है, तो पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं। पहले चैप्टर में सबसे पहले जो बात करनी चाहिए हमें, वो इस बात बारे में बात की गई आपसे कि ये जो केमिस्ट्री आई ये कैसे आई, मतलब हमने ये जो केमिस्ट्री आई, मतलब लोगों ने ये नई ब्रांच ऑफ साइंस बनी कि पहले क्या था, मतलब पहले के जमाने में क्या था जब हम लोग ये तो हम जो पढ़ते हैं ये हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री है, ठीक है। तो जब ओल्ड टाइम्स की बात करें, ठीक है, काफी पहले, तो उस टाइम पर भी क्या था कि केमिस्ट्री की कोई खोज नहीं हुई थी, भाई चलो केमिस्ट्री देखना है या ये चीज क्यों होती है। लोगों के अंदर दो तरह की क्यूरियोसिटी थी। एक क्यूरियोसिटी क्या जगी, उनको चाहिए था एक पारस पत्थर, मतलब हम लोग बोलते हैं फिलोसोफर स्टोन, ठीक है। तो फिलोसोफर स्टोन की खोज के लिए, फिलोसोफर स्टोन से क्या होता था, पारस पत्थर से उन्होंने बोला ऐसा एक स्टोन एग्जिस्ट करता है जिसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारे जो मेटल्स हैं वो हमारे गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब आप समझो कि किसको नहीं चाहिए गोल्ड, कौन रिस्क नहीं होना चाहता। तो पारस पत्थर या ये जो फिलोसोफर स्टोन था, एक मिनट, हाँ यार, पहले सब लोग अपने प्लीज 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 सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लो, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शंस है प्लीज उसको फॉलो करो आप लोग, ठीक है। सब लोग वीडियो ऑन कर लो अपना। आर्यन, हेट, विनिशा, अमान। मैम, हाँ मैम आज थोड़ा इंटरनेट खराब है तो बीच बीच में वीडियो बंद हो जाएगा खुद ही, आपकी आवाज़ अच्छा, बंद हो जाएगी। कोई बात नहीं, ठीक है, बंद हो जाएगा तो कोई बात नहीं, फिलहाल ऑन करके रखो प्लीज। हेट, विनिशा, अमान, ओके फाइन, ठीक है, ओके। विनिशा, यू आर स्टिल लेफ्ट टू टर्न ऑन योर कैमरा। हाँ मैम, एक सेकेंड। हाँ हाँ फाइन, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, फिलोसफर स्टोन्स के बारे में बात कर रहे थे। तो उनको ये था कि भाई अच्छा, हम लोग वो हैरी पॉटर मूवी देखते थे ना, उसमें क्या होता था, किसके बारे में बात करते थे, उसमें भी पारस पत्थर होता था क्या? जल्दी बताओ किसने देखी है? नहीं साइड, बताओ यार, किसी ने तो देखी होगी ना। हाँ, देखिए ठीक है, तो उसमें जो भी था हमारे जो केमिस्ट्री में, तो पहले लोगों को यही था कि भाई पारस पत्थर ढूंढते हैं, पारस पत्थर मिल जाएगा तो भाई हम अमीर बन जाएंगे और हमें गोल्ड मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या था, सब चाहते थे कि भाई मुझे मरना नहीं है, तो मरेगा कोई इंसान कैसे नहीं जब उसे अमृत मिल जाएगा। तो अमृत को हम लोग बोलते हैं एलिक्सर। तो लोग एक इसकी खोज निकले करने निकले कि एलिक्सर ऑफ लाइफ जो होता है हमें वो मिल जाए तो हम सालों साल जिएंगे आराम से, ठीक है। तो हम अमीर बन जाए, हम सालों साल जिए, बस ये दो लोगों की दो इच्छा थी, ठीक है। तो इसके चलते क्या हुआ, लोगों ने जब अपनी डिस्कवरी शुरू की तो वहां पर हुआ केमिस्ट्री, वहां से हमें मिली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या था, अब बात करें तो यहीं से हुआ हमारे केमिस्ट्री का खुद भी क्या था, मतलब नॉलेज मिली इसके बारे में। तो क्या था, पहले दो तरह की केमिस्ट्री थी, दो तरह होती थी।
एक होती थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक होती थी एल्केमिस्ट्री। तो एल्केमिस्ट्री क्या थी, जो अपने यूरोपियन नेशन है ना, तो यूरोप में जाके ये अरब वाले लोग, देखो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँ यहाँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री में जाना है ये जानने के लिए थोड़ा सा कि केमिस्ट्री नई आई या कैसे आई, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये अरब वाले जो लोग थे वो यूरोप गए, यूरोप में जाके उन्होंने ये एल्केमिस्ट्री के बारे में बताया। तो एल्केमिस्ट्री जो की ये जिस टाइप की केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री में यही होता था जो हमने फिलोसोफर स्टोन के बारे में पढ़ा। दिख रही हूँ मैं? Yes, ma'am. ओके। तो ये जो एल्केमिस्ट्री के बारे में था, तो वो यही था कि जो हमें एक मेटल से हमें दूसरे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, या एक मेटल से हम दूसरे सब्सटेंस को कन्वर्ट करना चाहें, तो इन सब की बातें होती थी हमारी एल्केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सब जो बात कर रहे हैं अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात यूरोपियन नेशंस में। फिर दूसरी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने बताया, बस इसको एक कहानी की तरह सुन लो कि पहले पहले क्या क्या चीजें थी, ठीक है। फिर जो केमिस्ट्री हमें पढ़ना है वो तो हम आज आगे पढ़ेंगे ही। फिर आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात हुई आपकी मेडिसिन रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब जब दवाइयों वगैरह की बात आई तो वो चीज आई आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये तो हो गए आपके वेस्टर्न नेशन यूरोप में, और अरब साइड क्या हो रहा था। अगर हम लोग इंडिया और चाइना की बात करें तो यहाँ पर भी अपनी एल्केमिस्ट्री और अपने ये ट्रेडिशन फॉलो हो रहे थे। एल्केमिस्ट्री ट्रेडिशन मतलब जो केमिस्ट्री के ट्रेडिशन थे वही एल्केमिस्ट्री। तो पहले केमिस्ट्री का नाम दो तरह से चलता था, एल्केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब जो इंडिया में नाम दिया गया इसको बोला गया रसायन शास्त्र, रस विद्या, ठीक है। तो इस तरह से इन नामों से हम केमिस्ट्री को पहले जानते थे, ठीक है। अब इसमें जो रसायन शास्त्र जो हमारे पहले के सिविलाइजेशन थे, पहले के जो वेद थे, ठीक है, तो इन सब में भी इसके बारे में बात की गई। जैसे कि कुछ चीजें हैं, आपको पता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, जो भी पुरानी चीजें होती हैं, पुराने सिविलाइजेशन हैं, वहां पे क्या करता है, उस एरिया में खुदाई करते हैं और वहां से जो चीजें मिलती हैं वो लोग उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये सब चीजें देखी, मतलब अपने जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, तमिल में क्या होता था। तो ये सब सिविलाइजेशन से क्या हुआ, एएसआई को आपको पता चला कि यहाँ पर भी लोगों को पहले से पता था, पहले से भी इनको काफी जगह पे नॉलेज थी केमिस्ट्री की। कैसे पता चला, इन्होंने देखा कि इनके जो कंस्ट्रक्शन वर्क थे वहां पे जो ब्रिक्स यूज होते थे वो हमारे क्या होते थे, बेक्ड फॉर्म में होते थे। तो बेक्ड ब्रिक्स यूज करना मतलब कि आप उनकी बेकिंग कर रहे हो, मतलब आप वहां पे कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस लगा रहे हो। तो उनको उस चीज की नॉलेज थी, तभी तो वो ऐसा कर पा रहे थे। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये भी था कि कुछ सिविलाइजेशन में ऐसा भी मिला कि लोगों को ये भी पता था कि वाटर से अगर हम लोग सी वाटर से को इवेपोरेट करते हैं तो हम लोग वहां से हम लोग सी वाटर से हम सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब आप सोचो ये चीज तो हम आज भी करते हैं, तो ये चीज उनको भी उस टाइम पर पता थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वहां पर उन लोगों को ये भी पता था कि मेटलर्जी कैसे करते हैं। मेटलर्जी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जैसे आपको पता है जो आपके रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने क्या होते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। किसी ना किसी चीज के साथ ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, वो ओर से उन मेटल को, उन मेटल के ओर से उस मेटल को निकालते हो ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, जिस भी तरह से, और फिर उससे एक्सट्रैक्ट करते हो। तो मेटलर्जी का भी जिक्र है हमारे पुराने टाइम पे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लोगों को कुछ कुछ स्पेशल मटेरियल्स, जैसे कि ग्लास की बात करूं तो ये अपने यूपी में एक जगह है, वहां पर अपने क्या कहते हैं, ग्लास का जो वर्क है वो काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, मतलब स्पेशली बैंगल्स। तो पुराने टाइम में क्या था, वहां पर अपना ये जो जगह थी वहां पर अपने ग्लास वर्क किए जाते थे। तो ग्लास वर्क से क्या किया उन्होंने, ग्लास में डाई को ऐड किया और अलग अलग टाइप के हम चीजें जो बना सकते थे उनसे, वो सब चीजें भी देखने को मिली। तो व्हाट आई वांट टू से इन शॉर्ट इज दैट कि ये जो केमिस्ट्री है, ये आपकी जो आज मॉडर्न केमिस्ट्री आप देखते हो ये ऐसी नहीं है, मतलब लोगों को पहले भी इसके बारे में नॉलेज थी। फिर धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुए,
और फिर यहाँ पर बनी आपकी आज के डे पे मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आप मॉडर्न केमिस्ट्री मतलब आज के टाइम पर जो हम केमिस्ट्री देखते हैं, अगर आप इसके बारे में बात करो तो केमिस्ट्री क्या है या हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो आपने कुछ क्लासेस में भी देखा कि हम लोग यहाँ पर क्या बात करते थे, एटम्स के बारे में बात करते थे और मॉलिक्यूल के बारे में। चाहे हम HCl के बारे में बात किए जहाँ पे हमने पोलर मॉलिक्यूल बात किया, तो हम हमेशा केमिस्ट्री में, आप प्रीवियस क्लासेस में भी देख के आए हो कि केमिस्ट्री में क्या होता है, हम लोग जो बात करते हैं वो एटॉमिक लेवल पे या मॉलिकुलर लेवल पे बात करते हैं, ताकि हम क्या करें, इन कंपाउंड्स की हम प्रॉपर्टीज के बारे में समझ पाए, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझ पाए। स्ट्रक्चर के बारे में अभी आपने ज्यादा नहीं पढ़ा, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ेंगे इस बार। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल किसी एक एटम के हैं, किसी एक मॉलिक्यूल के हैं, और ये किसी दूसरे में कैसे कन्वर्ट होंगे ये भी हमें किससे पता चलता है, केमिस्ट्री में। तो इफ समवन सेज कि then you should answer in chemistry. Chemistry is the science where we study about atoms and molecules and we study about its transformation. ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आपके फेमस केमिस्ट है उनके द्वारा दी गई है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक ब्रॉडर डेफिनेशन पे जाना चाहूँ, तो अगर मुझे ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नॉलेज होगा कि यार ये हमारा हाइड्रोजन का एटम है, ये ऐसा एटम ऐसा दिखता है, इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है, और ये मेरा ऑक्सीजन का एटम है, अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन कराऊं तो मुझे पता है मुझे वाटर मिलता है। तो अगर आपको हाइड्रोजन के बारे में नहीं पता और आपको अगर ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता, अगर आपको इन दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता होगा, इनकी प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी, तो आपको ये भी नहीं पता होगा ये रिएक्ट कैसे करेंगे। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, हम इसी के बारे में स्टडी करते हैं कि कोई एटम है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, ये देखने में कैसा है, ये किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, वो कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट केमिस्ट्री। इसलिए अभी तक जैसे आप पढ़ते आए थे क्लास 10 तक, ऑल्दो वहाँ पे भी हम आपको केमिस्ट्री अलग और फिजिक्स अलग, बायोलॉजी अलग, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अलग अलग चीजें डील करते थे, बट अब हम यहाँ पर केमिस्ट्री को एक अलग सब्जेक्ट, अलग बुक में भी डील कर रहे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री मतलब हमें ये सारी चीजों के बारे में जानना। ठीक है, तो साइंस में तो हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, मतलब जब लोग अपने एनवायरनमेंट को जानने की कोशिश किए तो वहां पे ये जो सारी चीजें कवर हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, तो यहाँ पर भी एक केमिकल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे भी आपकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। मैं बात करूँ अगर आपसे दूध से कर्ड बनता है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके थोड़े ब्रॉडर टर्म्स में बात करते हैं कहीं और, कोई और एग्जांपल्स जो आप देना चाहें केमिस्ट्री के, कोई भी, एनीवन? सोचो केमिस्ट्री का और यूज कहाँ है, बहुत सारी जगह आपने पढ़ा, हम लोग इतने सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, आज के डेट पे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं घर में किस चीज का, सोचो कोरोना टाइम में हम सैनिटाइजर्स का यूज बहुत कर रहे हैं, राइट, एंड दीज आर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स। तो ये सब भी क्या है, यहाँ पर भी आपकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो मतलब जब भी आप प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स करते हो तो केमिकल्स जैसे ही बनते हैं तो वहां पर भी क्या है, केमिस्ट्री है। फैक्ट्रीज में आप जाते हो, फैक्ट्रीज में आपके पेस्टिसाइड्स बनते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, आपकी केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इन आवर डे टू डे लाइफ। से तो इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल, दीदी कैमरा ऑन कर लीजिएगा। आर्यन, आर्यन बताएगा मुझे, सब लोग एक एक एग्जाम्पल बताएंगे, जो आप सोच सकते हो वो बताओ, फिर मैं तो डिस्कस कर ही रही हूँ ना आपके साथ, थोड़ा सा आपकी भी नॉलेज बढ़े, या मतलब मैं आपका मतलब मेरी नॉलेज बढ़े आपके आपके एग्जाम्पल के साथ। आर्यन एक एग्जाम्पल कोई भी जहाँ पर केमिस्ट्री का यूज है। कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट बनाने के लिए काम आता है। सॉल्ट बनाने के लिए काम आता है, हाँ चलो वो तो इंक्लूड होगी आज के लेक्चर में। ओके, वेरी गुड। विनिशा? हमारे इसका एप्लीकेशन कोई भी, तो केमिस्ट्री हम जो है डिफरेंट स्पेयर्स में बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, अच्छा चलो मैं बताती हूँ। ठीक है, आपके बुक में एक दिया हुआ था एग्जाम्पल, जब आप लोग पढ़ते हो, जब हम लोग पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। ठीक है, न्यूरॉन्स आपको पता है, नर्व का जो पार्ट है न्यूरॉन, हमारे ब्रेन का न्यूरॉन,
तो क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो आपको पता है हमारा ब्रेन होता है जो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ब्रेन से सिग्नल मिलता है तब हम वैसा काम करते हैं। तो न्यूरॉन्स के बीच में भी जो सिग्नल जाता है ना, वो भी हमारे केमिकल्स रिलीज होते हैं इनके बीच में। तो जब ये केमिकल्स रिलीज होते हैं तो वहां पे भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के बीच में, न्यूरॉन्स में एक केमिकल रिलीज हुआ, वो जाके दूसरे में गया, दूसरे न्यूरॉन में उसने कुछ एक रिस्पॉन्स पैदा किया जिसकी वजह से हम एक्ट किए। तो आपके बॉडी में भी इसका काम है, ओके। इसके बाद कोई और एग्जांपल, कोई भी कुछ भी सोचो। रस्टिंग। रस्टिंग, हाँ रस्टिंग हो गया। इसके अलावा मैम माइनिंग करने, सॉरी, मैम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम अर्थ। मेटल, मेटलर्जी में आपका इसका यूज है, ठीक है। तो वहां पर भी आपका केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अलावा अलॉयज बनाते हैं हम, अलॉय फॉर्मेशन होता है, अलॉयज बनाते हैं मतलब डिफरेंट मेटल्स मिलते हैं, फिर हमारे अलॉय का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी हमारी केमिस्ट्री है, ठीक है। तो यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बस वही बात है कि सोचने की बात है कि हम क्या क्या सोच सकते हैं। तो केमिस्ट्री का यूज डे टू डे लाइफ से बहुत दूर दूर तक है। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें तो आपको पता है घर में जो एसी यूज होते हैं वहां पर क्या है, रेफ्रिजरेंट यूज होता है, ठीक है। मतलब एक सब्सटेंस जो कि हीट लेता है और बाहर फेंकता है, मतलब एक काम करता है उसके रेफ्रिजरेटर के अंदर या आपके एसी के अंदर, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कूलिंग क्रिएट कर पाता है, ठीक है। अब आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर CH3 का नाम सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुना है ना कि CH3 यूज नहीं करने चाहिए, सुना है ना सबने, ये तो नो। यस मैम। ओजोन लेयर डिप्लीट किसी को रीजन पता है, कोई भी एक जो रीजन मुझे बता पाए। ओजोन लेयर डिप्लीट कर देते हैं वो। ओजोन लेयर डिप्लीट करते हैं। तो ये जो डिप्लीशन होता है किसकी वजह से होता है, क्लोरीन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो CH3 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो मतलब क्लोरीन है, फ्लोरो मतलब क्लोरीन है, और कार्बन मतलब कार्बन के साथ अटैच है। और कई बार ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो होते हैं, मतलब हाइड्रोजन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है। तो ये जो क्लोरीन है ना, ये बहुत ही घातक एलिमेंट है। अच्छा भी है कहीं कहीं कहीं, बहुत घातक है। तो ये जो CFC जो होते हैं, CFC जो होते हैं, HCFC जो होते हैं, तो ये क्लोरीन जाता है अपने ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो जब ये रिएक्ट करता है तो ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होती है। तो जिसकी वजह से इस पर हमने बैन लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या किया, केमिस्ट्री की ही देन है, उससे एक ऐसा नए एलिमेंट्स को ढूंढा जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम ये ओजोन लेयर डिप्लीशन को हम बचा रहे हैं, मतलब हम एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन है उसको नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी केमिस्ट्री की ही देन है। तो अब हम लोग क्या यूज करते हैं मैम, अब हम लोग यूज करते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली रेसिस्टेंस, ठीक है। तो जो हमारे एनवायरमेंट में ना ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएं और ना ही हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करें, तो इस तरह के जो अपने ये सब्सटेंसेस यूज होते हैं फ्रिज में या फिर हमारे एसी में, तो वो हमारे क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट या फिर इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अब एक और बात, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको पता है ना, क्या होती है ये ग्रीन हाउस गैसेस? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है, ठीक है। एक बार ये आपके अर्थ में के अंदर आ गई तो क्या होता है, बाद में ये यहाँ से निकल नहीं पाती। जब ये निकल नहीं पाती तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ग्रीन हाउस गैस या ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी भी केमिस्ट्री के लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि हमें इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। इसके बाद एक और बात करते हैं, आपने सुना है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, ठीक है। इंटरनेट में आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत यूज हो रहा है, राइट। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉसेस कम होते हैं और हमें जो चीज का मतलब सिग्नल हमें जो बहुत अच्छा चाहिए वो इनकी हेल्प से हमको मिल पाता है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर जो बना, ये ऑप्टिक फाइबर जो बना, ये हमारा कैसे बना, ये भी हमारी केमिस्ट्री की देन है। हमने जाना है कि ये सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस को हम कैसे बनाए, कैसे रिएक्ट कराएं कि हमें एक नया सब्सटेंस, नया कंपाउंड फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पर्पस पहले ये था कि केमिस्ट्री पहले भी थी, केमिस्ट्री हमारे इंडिया में भी थी। उसके बाद धीरे धीरे इसमें चेंजेस, मतलब धीरे धीरे इसमें चीजें ऐड होती गई। उसके बाद हमारे पास जो आज है वो है हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री। फिर इसमें भी अभी भी आज भी चेंज हो रहे हैं। चेंज कैसे हो रहे हैं, मतलब हम आज नए कंपाउंड, नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारी क्या है, सारी केमिस्ट्री की ही देन है, ठीक है।
और केमिस्ट्री के लिए कुछ जो चैलेंजेस बनी हुई है चीजें, हमने उनके बारे में भी बात की, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी केमिस्ट्री के बारे में। अब एक अच्छे केमिस्ट को या केमिस्ट्री पढ़ने वाले इंसान को क्या पता होना चाहिए, अपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी नॉलेज कैसे मिलती है, सबसे बेसिक टॉपिक से मिलती है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और वो बचपन वाला टॉपिक कौन सा है, दैट बचपन वाला टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अरे कैमरा ऑफ हो गया, ठीक है। चलो अभी फिर हम लोग आज पढ़ते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर कौन बताएगा मुझे, क्या क्या होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। बताओ अमान, स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हमारे? स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हमको ये भी पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है। क्या होता है सॉलिड स्टेट में? सॉलिड स्टेट में जो हमारे जो एटम्स होते हैं वो हमारे बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत क्लोजली, मतलब इतना अच्छे से कॉम्पैक्ट है कि यहाँ पर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में बात किया हुआ है, थोड़ा सा कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात किया था और हमने वंडर वॉल फोर्सेस के बारे में बात किया था, राइट। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले अगर सॉलिड की बात करें तो वहां पर क्या है, जो अपने एटम्स हैं वहां के जो ये सॉलिड जिससे बना हुआ है, यहाँ पे जो एटम्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जब ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इनके बीच में बहुत हार्डली स्पेस होता है कि ये मूव कर पाए। जैसे ही मूव करना चाहेंगे लेफ्ट तो वहां बाजू वाला धक्का देगा कि भाई अपनी जगह आ, यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला धक्का देगा भाई अपनी जगह जा। तो इसलिए ये जो होते हैं ये अपनी जगह पे रहते हैं, इनका अपना एक फिक्स शेप होता है, ठीक है। हमें पता है इट हैज गॉट इट्स फिक्स शेप एंड इट हैज अ फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स हमारे क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। लिक्विड्स हमारे फ्लो करते हैं और लिक्विड्स का जो होता है अगर हम देखें तो उनका डेफिनेट शेप नहीं होता, हमने ये देखा है। हम जिस भी बॉटल में या जिस भी कंटेनर में लिक्विड्स को पोर कर दें वो उस कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विड जो है आई कैन से दे हैव फिक्स वॉल्यूम। अगर मैंने 1 लीटर ऑयल लिया है तो वो 1 लीटर ऑयल ही रहेगा। अब मैं 1 लीटर की बॉटल में डालूं या 2 लीटर की बॉटल में डालूं, और उसकी क्वांटिटी फिक्स है। मतलब liquids have got fixed volume but they do not have any fixed shape. They acquire the shape of the container in which they are kept. गैसेस की वही बात करें तो गैसेस में ये मॉलिक्यूल्स इतने दूर है कि गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर फ्री टू मूव। तो वो आराम से मूव करते हैं। तभी हमें पता है कि किचन में बनता हुए खाने की खुशबू हमारे नाक तक आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि वहां पे एयर में ट्रैवल करके वो पार्टिकल्स हमारे पास तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। अब सॉलिड्स में आपको ये पता है जब पार्टिकल्स इतने पास क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन पार्टिकल्स के बीच में है ये काफी ज्यादा है। तो जब ये पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो वो इनको दूर नहीं जाने देते, ठीक है। अब ये लोग एक हद के बाद बहुत पास आना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन भी स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। ऑलरेडी वो बहुत क्लोज है, हमने इसके बारे में बात की। अगर पार्टिकल्स ऑलरेडी क्लोज है, अब ये इससे और पास आना चाहेंगे तब क्या होगा, रिपेल करना स्टार्ट होगा। वहीं पर अगर लिक्विड की बात करें तो वहां पर हमारे जो पार्टिकल्स हैं वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होता है या इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है। प्रीवियस क्लासेस में हम देखकर आए हैं कि हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो घुल जाता है, ठीक है। और देखते हैं कि वाटर की जो वॉल्यूम है उसमें कुछ खास इंक्रीज भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो हमने वहीं से कंक्लूड किया हुआ था कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वाटर के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट हैं ये उसमें जाके क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। इसलिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस है वहां पे जाके सॉल्ट का पार्टिकल बैठ गया। अब बैठ गया तो मतलब उसने वाइड स्पेस को ही ऑक्यूपाई किया, मतलब या फिर उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया जो कि वहां पे अवेलेबल नहीं था, मतलब जो खाली पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए वहां पर वॉल्यूम में आपको चेंज नहीं दिखता। वहीं अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करूं तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफी वीक है, तभी तो वो लोग फ्री टू मूव है, मतलब वो लोग आराम से एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे स्पेस बहुत बहुत ज्यादा होता है और वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक है, ठीक है। और गैसेस जो होते हैं, अगर मैं इस रूम की एयर की बात करूं
तो ये गैस जो होगी, कोई भी गैस होगी, आप जिस भी कंटेनर में रखोगी वो उसका कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। तो अगर आप 1 लीटर में एयर को डालो तो उसमें 1 लीटर में एयर का वॉल्यूम पूछोगे तो 1 लीटर, वही एयर को आप 2 लीटर के कंटेनर में डालो तो एयर का वॉल्यूम पूछोगे तो 2 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स भी नहीं है और यहाँ पर हमारा इसका शेप भी फिक्स नहीं है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज जो आप ऐड करना चाहो वो ऐड करो, एक एक प्रॉपर्टी सब लोग, ये बेसिक्स हो गया। आप कुछ ऐड करोगे सॉलिड के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में एक कोई कंपैरिजन किसी भी प्रॉपर्टी का। मैम आप क्वेश्चन रिपीट करो ना। मेरा क्वेश्चन है कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 चीजों की बात करी, एक तो मैटर के बेसिस में कि उनका मास क्या होता है, मतलब सॉरी उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप के बारे में बात किया, और दूसरा मैंने बात किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अब मैं बोल रही हूँ कोई एक प्रॉपर्टी जो आप सॉलिड लिक्विड गैसेस के बीच में कंपेयर कर सकते हो वो बताओ, कोई भी, सब लोग सोच के रखो। हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात की थी, याद तो करो, क्या था कंप्रेसिबिलिटी की बात। कौन कंप्रेस हो सकता है, सॉलिड्स कंप्रेसिबल है, लिक्विड्स कंप्रेसिबल है या गैसेस कंप्रेसिबल है? हम सॉलिड्स कंप्रेस नहीं हो सकते। सॉलिड्स कंप्रेस नहीं हो सकते, राइट। और लिक्विड्स भी हमारे नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल है, वो भी नहीं होते। और हमारे जो गैसेस होते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। तो हाईली कंप्रेसिबल क्यों है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इनको पास पास लाने के लिए इनको मॉलिक्यूल्स को क्लोजर लाते हैं, और जब क्लोजर लाते हैं तो वही चीज क्या होती है, वही चीज कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो कंप्रेस करके हम गैसेस को पास ला सकते हैं। और हमने बात किया था अगर हमें गैसेस को लिक्विफाई करना है तो हम गैसेस को लिक्विफाई भी कर सकते हैं, पर लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमें गैसेस को टेम्परेचर को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। केवल प्रेशर से काम नहीं चलेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे देन दिस लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस बिकम इजी, ठीक है। फिर इसके बाद फ्लोएबिलिटी की बात करें तो सॉलिड्स हमारे जो होते हैं वो फ्लो नहीं करते, आपको पता है रिजिड होते हैं, ठीक है। उनका जो फिक्स शेप है वो फिक्स है, ठीक है। अगर आप गैसेस की और लिक्विड्स की बात करो तो इनको हम लोग कहते हैं फ्लूइड, डू यू नो दिस, फ्लूइड। गैसेस और लिक्विड्स को हम लोग कहते हैं फ्लूइड, ये बात पता है ना आपको। तो क्यों फ्लूइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फ्लो करते हैं, और हमारे सॉलिड्स जो होते हैं वो फ्लो नहीं करते, इसलिए वो फ्लूइड्स नहीं कहते हैं, ठीक है, दे आर रिजिड। तो ये हो गई हमारे इसमें सॉलिड लिक्विड और गैसेस की बात। तो हमने क्या किया, मैटर के बारे में पढ़ा, जो चीज हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये जो हमारी चीजें हैं ये हमारी किस बेसिस पे हमने एटॉमिक लेवल पे पढ़ी, ठीक है। अब मैटर का क्लासिफिकेशन जो है हम लोग दूसरे बेसिस से भी कर सकते हैं, एक और बेसिस है जहां पर हम लोग इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। पढ़ा है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में क्या होता है, हमने देखा जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं, ये जो भी हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। एयर की बात करें तो एयर कैसा है, एयर क्या, एयर में एक ही तरह का सब्सटेंस होता है या उसमें बहुत अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं? तो आपको पता है एयर में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन एयर। तो अगर एयर में बहुत डिफरेंट तरह की गैसेस प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। और जहां पर कोई एक ऐसा सब्सटेंस जहां पर केवल एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो मतलब अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर क्या होगा, वाटर एक प्योर सब्सटेंस होगा या वाटर एक मिक्सचर होगा? मैं प्योर वाटर की बात कर रही हूँ, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। तो बताओ वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस और इट इज अ मिक्सचर? प्योर सब्सटेंस। वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। आर्यन वाटर प्योर सब्सटेंस क्यों है, उसको भी एक्सप्लेन कर दो। मैम वाटर कंपाउंड है H2O जिसमें फिक्स प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। राइट राइट राइट। तो यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस की हम बात करें अगर, तो प्योर सब्सटेंसेस में वो सब्सटेंसेस आते हैं जो कि क्या हो, वहां पर एक ही तरह के, वहां पर क्या हो, पूरा जो भी सब्सटेंस बना हो वो एक ही टाइप के सब्सटेंस, एक ही टाइप के मतलब एलिमेंट्स हो वहां पर, ठीक है। तो वहां पर अगर मैं बात करूं तो वाटर में आप कहोगे कि मैम वाटर में तो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो वहां पे तो 2 अलग टाइप के एलिमेंट हो गए। पर लेकिन ये जो 2 अलग टाइप के एलिमेंट हैं ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म वाटर, ठीक है। तो इसीलिए H2O जो है, अब आप वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल उठाओगे तो वो H2O 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 ही मिलेगा, ठीक है, कुछ तो और नहीं है वहां पर लेकिन अगर मैं एक काम करूं, H2O में मैं सॉल्ट को डाल दूं तो वहां पर सॉल्ट को आपने मिक्स कर दिया।
अब क्या हुआ वहां पे, ये जो सॉल्ट है मतलब आपका जो सोडियम क्लोराइड है NaCl है, आपने वाटर में मिक्स किया इसको, तो अब वहां पे वाटर के अलावा वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर वाटर के अलावा एक सॉल्ट भी प्रेजेंट है। मतलब वहां पे केवल H2O नहीं है, वहां पर अब सोडियम और क्लोरीन के आयंस भी हैं। तो इसका मतलब कि अब वाटर मेरा प्योर वाटर नहीं है, अब मेरा वाटर क्या कहलाएगा, वाटर मेरा एक मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन की बात करूं, तो आप ऑक्सीजन गैस की बात करूं, ठीक है, देखो O जो है अकेले कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमेशा गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। तो अगर मैं H2 की बात करूं, O2 की बात करूं, हीलियम की बात करूं, तो ये सारी चीजें क्या है मेरी। पहले H2 और O2 के बारे में बात करूं, कौन बनाएगा, निधि बताएगी मुझे। निधि, H2 और O2 के बारे में बात करूं अगर मैं, तो ये क्या है, ये हमारा मिक्सचर है या ये मेरा Yes, कंपाउंड है। H2O2 Ma'am, जो your है, voice is cracking. Ma'am, H2O2 can जो you है, repeat? yes, H2O जो है, सॉरी H2 और O2, मतलब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और Ma'am, your voice ऑक्सीजन is cracking. स्टिल क्रैकिंग। मैम Yes, बरोबर है। ma'am. बेटा आपके एंड पे दिक्कत है, बाकी बच्चे बोल रहे हैं उनको आ रही है। ओके, एनीवेज, ओके, मुझे लग रहा है आपके एंड पे कुछ दिक्कत है, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कौन आंसर करेगा ये मेरा क्वेश्चन, अमान आप करो। हाइड्रोजन जो है H2 जो है वो हमारा क्या होगा, H2 गैस मेरा एक एलिमेंट है या ये एक मेरा कंपाउंड है। H2 दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बनता है। नहीं सुनाई दिया बेटा, फिर से बोल दो। H2 एलिमेंट होगा। H2 एक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो H2 एक एलिमेंट है, क्यों है एक एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है, यहाँ पर सेम ही टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा एक प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें आते हैं जिसमें सेम टाइप के एटम हो। जैसे O2 की बात करें तो वहां पर आया आपका O एंड O। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके हाइड्रोजन की, तो वहां पर आया H2 गैस की, तो वहां पर आया H एंड H। फिर H2O की बात करें तो वहां पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं H2O, तो वहां पर फिक्स प्रोपोर्शन में वो ज्वाइन हो रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया, वो हो गया मेरा एक कंपाउंड। अब मिक्सचर की अगर बात करें, इसी तरह से जो मिक्सचर्स होते हैं वहां पर दो तरह के मिक्सचर होते हैं, वहां पर कौन कौन से मिक्सचर हैं, दो टाइप के, एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और एक है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में आप जानते हो क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने सॉल्ट को या शुगर को वाटर में मिक्स किया और वो अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मेरा एक होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब अब एक बार ये दोनों आराम से अच्छे से मिक्स हो गए, तो अब मैं कोई भी प्रोपोर्शन उठाऊं इस सॉल्ट वाटर सोल्यूशन का या शुगर वाटर सोल्यूशन का, तो यहाँ पे मुझे जो भी मिलेगा हमारे वहां पे एक यूनिफॉर्मिटी मिलेगी कि यहाँ पर इतना सॉल्ट है और यहाँ पर इतना वाटर है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा हो गया या वाटर का कंटेंट कम हो गया। जो भी अमाउंट उठाऊंगी वहां से, मैं 1 लीटर उठाऊं वहां से, मान लो मैंने 5 लीटर तैयार किया, तो ऐसा नहीं है मैं वहां से 1 लीटर उठाऊं या 2 लीटर उठाऊं, वहां पे सॉल्ट और वाटर बराबर होंगे, ठीक है। मतलब जितना होना चाहिए वो जैसे पूरे सोल्यूशन में वैसे उसी प्रोपोर्शन में उसी रेशो में यहाँ पे भी होंगे। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैंने मड में वाटर में मड मिला दिया, ठीक है, मिट्टी को घोल दिया। अब मिट्टी जो होगी उसमें से कुछ चीजें तो डिजोल्व होंगी पानी में, कुछ नहीं भी होंगी, ऐसी सेटल्ड रह जाएंगी। तो अब इस तरह के मिक्सचर को जहां पर हमारा जो सोल्यूशन है वहां पर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती कि मैं सोल्यूशन का कुछ पार्ट निकालूं तो वहां पे कुछ और, वहां पर कुछ और कंटेंट होगा, कुछ और पार्ट निकालूं वहां पर कुछ और कंटेंट होगा। तो इस तरह की चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल सच काइंड ऑफ थिंग एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ये सारी बातें आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो, इसलिए मैं इसका डिस्कशन कर रही हूँ, पर हालांकि आई मेक यू राइट ऑल दीज थिंग्स टुडे। तो पहले एक बार डिस्कशन उस पॉइंट तक कर लेते हैं जहां तक आप सब चीजें पढ़ते हो। हालांकि इसके बाद भी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये तो चीजें हुई, ये सब हो गई मेरी एक स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, मॉलिक्यूलर लेवल में बात हो गई। उसके बाद मैंने इनको एक मैक्रोस्कोपिक वे में इसको क्लासिफाई किया कि आई कैन क्लासिफाई देम एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, and these pure substances can be either element or compound, and these mixture will be either homogeneous mixture or
हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब एक बात सोचो आप, ये जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये दो डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं, और ये जब कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है इनके अपने खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। जैसे आप वाटर की बात करो तो वाटर आपको पता है वहां पर है H2O, राइट। तो H एटम और O एटम, मतलब आप H2 और O2 को मिलकर आप H2O बना रहे हो। तो आपको ये भी पता है हाइड्रोजन जो होता है उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। H2O आपको काय के लिए, H2O को अगर आप जलाओगे तो वो एकदम से एक्सप्लोड करता है, ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है। O2 जो है, O2 सपोर्ट करता है कंबशन में, पर वाटर आप देखो कहीं पर आग लग जाती है तो आप पानी डालते हो। मतलब इन शॉर्ट H2O जो मतलब जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका जो वो जिस भी एलिमेंट से फॉर्म हुआ उसकी प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट से जो है वो एंटायरली डिफरेंट होंगी, ठीक है। ओके, दूसरी तरह से भी आप सोच सकते हो, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा नॉलेज है, डेमो क्लासेस में आपने देखा कि वहां पर H2O जो होता है वो आपका एक कैसा सब्सटेंस है, एक पोलर सब्सटेंस होता है, बट लेकिन H2 और आप O2 की बात करो तो वो कैसे है, नॉन पोलर, उसमें कोई चार्ज की बात नहीं होती, पर H2O में चार्ज आता है, तो दे आर पोलर स्पीशीज, ठीक है। फाइन, सो दिस इज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आपको पता है किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को जानने के लिए हमने उसकी प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है, और ये प्रॉपर्टीज को हमें क्वांटिफाई करना जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये एक सैनिटाइजर का बॉटल, ये सैनिटाइज डिसइंफेक्टेंट का बॉटल है, तो इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, या ये इसका कलर कैसा है, तो मुझे इसको डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज की बात हम करेंगे ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये डिसइंफेक्टेंट किससे बना, ठीक है, तो उसमें कुछ केमिकल एजेंट्स यूज हुए, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन की गई तब जाके ये डिसइंफेक्टेंट बना। तो मतलब ये जो हो गई ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीजें आती हैं कि इसका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, इसके अंदर जो अपना सब्सटेंस है, इथेनॉल है, तो वो कैसा दिखता है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई उसका टेस्ट बताए तो भैया टेस्ट कैसा होता है उसका, ठीक है, एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ये सारी चीजें। एसिडिक बेसिक की बात करेंगे तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, और इनके अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे तो ये हो गई हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आगे आगे देखेंगे हम लोग कि प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमें वहाँ पे ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करेंगे और कहानी को आगे लेके जाएंगे। तो अभी अब ये आप पर है, आप लोग जैसा बोलो, ये जो चीजें हमने आज डिस्कस की आपको इनके बारे में लिखना है या नहीं लिखना है, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। मैं दोनों चीजों में रेडी हूँ। आप बोलोगे कि नहीं मैम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, तो नोट डाउन करने के कराने के लिए मैं रेडी हूँ। जल्दी जल्दी, आर्यन जल्दी बताओ। मैम नोट डाउन कर ही लेते हैं। कर ही लेते हैं, ओके, एक इनपुट आया, कर लेते हैं। दूसरा स्टूडेंट खेत, क्या कहते हो आप? कुछ भी चलेगा, चलेगा, नहीं लिखना? लिखवा दो तो भी चलेगा, नहीं लिखवा तो भी चलेगा। अच्छा, न्यूट्रल स्टेट में है ये, ओके। आर्यन आप क्या कहते हो? कुछ भी चलेगा, लिखवा दो कुछ मैम। भी चलेगा, लिखवा दो, ठीक है, चलो ठीक है, फिर लिख लो लिख लो। अच्छा, तो ये जो इम्पोर्टेंस की बात की और हमने जो हिस्ट्री की बात की, ठीक है, जो डेवलपमेंट हुए, ये डिस्कशन नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे। अगर आप कहो तो इम्पोर्टेंस वाले पॉइंट्स लिख लो, या पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, जैसा बोलो। और मतलब आई एम आस्किंग वेदर यू वांट टू राइट अबाउट द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, और शैल आई स्टार्ट विद दीज स्टेट्स ऑफ मैटर डायरेक्टली? मैम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री काम आता है आगे, मतलब इन द देखो, सेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री मतलब काम तो आपका ये है ना कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज है एप्लीकेशन, तो आपको पता है बहुत सारी चीजें, ठीक है। यू कैन राइट, यू कैन स्पीक इफ समवन आस्क्स यू, ठीक है, वो चीजें हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर से स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। लिखो, लिख लो जल्दी से स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की डेफिनेशन लिख लो, बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या है, क्या होता है? मैटर के पास मास होता है कि नहीं होता? लिख लो, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, anything that has mass and occupies space is called as matter. Anything that has mass and occupies space is called as matter. तो
हम मैटर को देखने से कैसे पहचानेंगे, तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर लिख लो। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर, 3 क्लासिफिकेशन कर लेना, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन कर लेना, मतलब यहाँ पे लिख लो मैटर, और फिर लिख लो यहाँ पे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स में जल्दी से लिख लो। सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड्स में ही नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, there is not much freedom of movement, there is not much freedom of movement। and third point लिख लो, they have definite shape and volume, they have definite shape and volume, ठीक है। और टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लो यहाँ पर, they have higher intermolecular force of attraction, they have more intermolecular force of attraction, they have more intermolecular force of attraction। नेक्स्ट लिक्विड्स में लिख लो, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, particles are close to each other but can move around, and they have last point liquids में, they have no definite shape, but have definite volume, they have no definite shape but have definite volume, ठीक है। Okay. And intermolecular force of attraction is weaker than solids, intermolecular force of attraction is weaker than solids। गैसियस स्टेट में लिखो, Can you repeat liquid state वाले में? लिक्विड स्टेट वाले में मैंने बोला, पहला पॉइंट क्या बोला था आपके इसके बारे में, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट आर फ्री टू मूव, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट आर फ्री टू मूव। उसके बाद बोला था मैंने कि they do not have any fixed shape, but have fixed volume, they do not have any fixed shape but they have definite volume। और intermolecular force of attraction is weaker compared to solids, is weaker than solids। नेक्स्ट है आपका गैसियस स्टेट में लिख लो, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जब बहुत दूर है तो उनका मूवमेंट क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए मूवमेंट इज इजी, and they neither have fixed shape nor they have any fixed volume, okay? अच्छा, इसके बाद आपको ये भी पता है ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं दे आर इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है। आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हो कि अच्छा यहाँ पे एक और इंटरमोलिकुलर फोर्स का लिख लो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में लिखना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, हाँ। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, इंटरकन्वर्टेबल है, ठीक है। सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, एग्जांपल के लिए आइस को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ वाटर में, जैसे रूम टेम्परेचर पे रखा, वाटर को मैं अगर फर्दर हीट दूं तो थोड़ी टाइम बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस स्टीम को अगर मुझे कंडेंस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैं गैसियस स्टेट से क्या करूँ, डायरेक्टली अगर उसको मुझे क्या कहते हैं लिक्विड स्टेट में लाना है तो क्या करना चाहिए, जो मैंने बीकर पे गर्म किया है आप उसको देख सकते हो, उसको क्या करो, उस पर एक
लिड रख दो तो ये जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके कांटेक्ट में जब आएंगे, जब इस स्टीम के मॉलिक्यूल्स, जब वो प्लेट ठंडी होगी तो ये क्या होंगे, अपने आप वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल आप सोच सकते हो, आप कभी भी चीज कोई फ्रिज से निकाल के रखते हो, ठंडा पानी एक ग्लास में डालते हो, तो ग्लास के बाहर क्या होता है, ग्लास के बाहर हमें वाटर के मॉलिक्यूल दिखते हैं। तो क्या ये वो वाटर है जो मैंने ग्लास के अंदर डाला, या ये वाटर कहीं और से आ गया? तो आपको पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। अच्छा, कौन बताएगा मुझे, ये जो वाटर जब हम लोग डालते हैं ग्लास में, तो वो मेरा एटमॉस्फेयर वाला वाटर होता है, या ये जो वाटर ग्लास में है वही वाला वाटर बाहर आ जाता है? एटमॉस्फेयर वाला वाटर। एटमॉस्फेयर वाला वाटर क्या होता है, उसका कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वाटर है उसका कंडेंसेशन हो जाता है। क्यों क्यों कंडेंसेशन हुआ? अब आप सोचो, वहां पर वाटर हमारे गैसियस स्टेट में था, यहाँ पर वो चीज एप्लीकेबल आपको दिखेगी कि जैसे ही आप टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हो तो यहाँ पे आप उसको वाटर वेपर को लिक्विफाई कर पा रहे हो। ठीक है, प्रेशर तो अभी भी वही है, प्रेशर तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका एक एप्लीकेशन हो गया कि अगर आपको वहाँ पे इसी तरह से गैसेस को आपको गैसेस को क्या करना है, कंडेंस करना है, तो आपको उनको टेम्परेचर को रिड्यूस कर दो। ठीक है, प्रेशर को तो बढ़ा ही रहे हो, साथ साथ टेम्परेचर रिड्यूस कर दो, तो वो काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया इंटर कन्वर्टेबल। यहाँ पे बस एक पॉइंट लिख लो, मैटर जो ऑल दी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो सारी क्या है, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है किस मैटर को कौन से में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट प्रोसेस नोन एज? मेल्टिंग कहते हैं, और उसको दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग या फ्यूजन। दूसरा जो होता है वो है हमारा वाटर को हम गैस में कन्वर्ट, वो वाटर को जब हम वेपराइज करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा वेपराइजेशन। ठीक है, और जब वेपराइज फॉर्म जो है उसको हम लोग वापस से लिक्विड में करेंगे तो दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, और लिक्विड्स को जब हम लोग फर्दर सॉलिड्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, क्या होता है, फ्रीजिंग। लिक्विड्स को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं सॉलिड्स में तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट, अगर हम लोग गैसेस को, ये मतलब गैसियस स्टेट को डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में लाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट को डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, पक्का? यस मैम। अरे सॉलिड को हम वेपर में नहीं कर रहे, गैस को मतलब सॉलिड को हम गैसियस स्टेट में नहीं कर रहे, गैसियस स्टेट को सॉलिड में ला रहे हैं। अच्छा, उसको डीसब्लिमेशन। उसको भी सब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन वैसे हम लोग कहते हैं क्या? हाँ, उनको डीसब्लिमेशन पढ़ाया था, काफी सारे टर्म्स है उसके लिए। तो इतनी आपकी वॉइस शायद क्रैक कर रही है, उसको हम लोग ए सब्लिमेशन भी कहते हैं, या हम लोग उसको डिपोजिशन भी कहते हैं, है ना? इसको हम लोग ए सब्लिमेशन या डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो कोई मुझे इसका एग्जांपल देगा कि मैम डायरेक्टली यहाँ पे गैसियस स्टेट से हम डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आए, गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं, कोई एक ऐसा एग्जांपल? गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जब हम आते हैं तो उसका कोई एक एग्जांपल, कोई भी अनम्यूट करके बोल दो। देखो, इस कैंपर का तो आपको पता है कि मैम कैंपर को हम लोग रखते हैं, कपूर को रखते हैं तो डायरेक्टली वो सॉलिड स्टेट से क्या होता है, हमारे गैसियस स्टेट में चला जाता है। ठीक है, पर अगर गैसियस स्टेट से हमें सॉलिड स्टेट में आना है तो उसके लिए भी तो कोई एग्जांपल बताओ मुझे, होगा ना कुछ? अच्छा, अगर मैं बात करूं, देखो जो हमारे कंट्रीज होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारे बाहर का टेम्परेचर जो है वो काफी ठंडा होता है, काफी ठंडा, और जो अंदर की जो टेम्परेचर होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है, घर को हम सेंट्रलाइज उससे हम हीट करके रखते हैं। तो जैसे सेंट्रलाइज कूलिंग की बात करते हैं, वहां पे सेंट्रलाइज हीटिंग होती है। तो वहां पे जब घर का टेम्परेचर जो है वो गर्म है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि अंदर का टेम्परेचर कम है और अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर का टेम्परेचर हमारा कम है। तो अगर आप वहां पर बात करो ग्लासेस की, विंडोज की, ठीक है, या फिर आप हाँ ठीक है, ग्लासेस की बात कर लो, तो वहां पर क्या होगा, आपको पता है
कि अगर अंदर का टेम्परेचर बहुत गर्म है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो ग्लास का बहुत कम है, ठीक है। तो अब ये जो होगा, अंदर का टेम्परेचर अगर गर्म है आपके ग्लास का, जैसे सेकंड, तो ये है आपकी एक विंडो पेन, ठीक है। ग्लास की तरह ही सोचना, जैसे हम ग्लास ऑफ वाटर में, मतलब पानी के ग्लास में ठंडा पानी डाला, तो ये है मेरा रूम, यहाँ पर है हॉट एयर, ठीक है, और ये है मेरा आउटसाइड, यहाँ पर है कोल्ड एयर, ठीक है, कोल्ड एयर। तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये वाला जो एयर है, यहाँ पे ये वाला हॉट वाले एयर जो है, जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है जैसे कि वाटर के केस में क्या होता है, जैसे ही वाटर में यहाँ पर क्या होता है, वाटर अंदर से गर्म होता है, तो वो सॉरी ठंडा होता है, और यहाँ पे जो हमारा रूम टेम्परेचर है ये काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ से वाटर वेपर क्या होती है, यहाँ पर कंडेंसेशन इनका स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ उसी तरह का प्रोसेस होगा, बट क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये विंडो पेन पे एक फ्रॉस्ट टाइप की एक लेयर मिल जाती है, ठीक है। तो फ्रॉस्ट की लेयर हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि आपका जो सॉलिड स्टेट है वो आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टेट जो है वो आपका डायरेक्ट आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस की, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस की, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस की, इसको लिखो। तो यहाँ पर जो आपका मैटर है इसको क्लासिफाई कर लो आप लोग एज प्योर सब्सटेंस, एंड सेकेंडली इट इज मिक्सचर। मिक्सचर में भी दो पार्ट, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो क्या होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लो प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, when all the particles of a substance, when all the particles of a substance या matter are same in chemical nature, are same in chemical nature, chemical nature मतलब उनका पूरा chemical composition एक जैसा है, ठीक है, मतलब एक ही तरह का कंपाउंड है, are same in chemical composition when all the particles of a matter या substance are same in chemical nature, then it is a pure substance, then it is a pure substance, okay। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट, एलिमेंट में लिखो इट कंटेन, सॉरी एलिमेंट, हाँ ठीक है, मिक्सचर लिख लो, पहले मिक्सचर लिख लो, इट कंटेन, मिक्सचर में लिखो इट कंटेन particles of 2 or more pure substances, it consists of particles of 2 or more pure substances, 2 or more pure substances which may be present in it। फिक्स रेशियो होगा मिक्सचर में कि कोई भी रेशियो हो सकता है पार्टिकल्स का, मिक्सचर में फिक्स रेशियो होगा या कोई भी रेशियो हो सकता है, कोई भी रेशियो में प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, दे मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, ठीक है, दे मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। अब ये जो अपने जो मिक्सचर में क्या हो, मिक्सचर में आपके एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं तो वो चीज आपकी मिक्सचर कहलाती है, ठीक है। तो मिक्सचर में आपके क्या होता है, ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं दीज आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है,
If you want to write, you may write these pure substances are known as the components of mixture. Are known as the components of the mixture या फिर उसके constituent particles. लिखो next homogeneous mixture. Next है हमारा homogeneous mixture. Homogeneous mixture में लिखो particles of matter. Particles of matter they completely mixed with particles of matter completely mixed with each other. मतलब इसमें जो दो भी प्योर सब्सटेंसेस आपने डाले हैं उन दोनों के पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ completely मिक्स कर लेंगे. ठीक है, particles of matter completely mixed with each other. वो हो गया हमारा homogeneous mixture. heterogeneous में लिख लो particles of matter do not completely mixed and they form non-uniform composition. Particles of matter do not completely mix with each other and they do not form. क्या लिखा do not form में? क्या बोला था मैंने? कोई भी एक लोग बोल दो. Non-uniform. And they form non-uniform mixture. ठीक है. अब देखो मिक्सचर को अगर आपको सेपरेट करना है, ठीक है, एक मिनट. मिक्सचर को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो. ठीक है, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आप लोग अपने फिजिकल मेथड्स यूज कर सकते हो. ठीक है, तो फिजिकल मेथड्स में क्या आता है, मान लो मेरे दो ग्रेन्स हैं, मान लो मेरे राइस, और राइस के साथ साथ क्या हुआ कि गेहूं जो था वीट मिक्स हो गया. तो अब ये क्या हुआ, ये एक मिक्सचर हो गया क्योंकि यहाँ पर वीट भी प्रेजेंट है और यहाँ पर राइस भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो इनको मैं अगर सेपरेट करना चाहूँ तो एक सिंपल हैंड पिकिंग मेथड यूज कर सकती हूँ कि भाई हटा लिया. या देखते हो आप लोग मम्मी लोग घर में यूज करते हैं, तो राइस को या वीट को क्या करते हैं सीजन में, और वहां से अपने ये जो भी कंकड़ या एक्स्ट्रा चीजें उसके साथ वीट के साथ ये राइस के साथ आती हैं उनको हटा के रख देते हैं. तो वो चीज क्या होगी, सिंपल हैंड पिकिंग से आपने क्या किया, इनका सेपरेशन कर दिया. दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड हो सकता है कि आप क्या करो, बॉईल कर दो. ठीक है, मतलब आप इवेपोरेट कर दो मिक्सचर को. तो जब आप लोग इवेपोरेट करते हो तो वहां पर क्या होता है, पार्टिकल्स कुछ जो होते हैं वो हट जाते हैं और कुछ चीजें रह जाती हैं. ठीक है, तो मतलब ये जो डिस्टिलेशन का मेथड होता है ये भी एक मेथड यूज कर सकते हो. दूसरा क्या सोच सकते हो, फिल्ट्रेशन सोच सकते हो. ठीक है, मुझे मड वाटर में से मड हटाना है अगर, तो मैं क्या करूँ, फिल्टर पेपर के ऊपर से वाटर को निकालूं, तो वाटर क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और वहां पर क्या होगा, अपना मड रह जाएगा. ठीक है, अगर ऑयल और वाटर है, ऑयल और वाटर अगर मिक्स है तो ऑयल और वाटर में अगर ऑयल की डेंसिटी लेस है तो यू नो दैट ऑयल विल फ्लोट ओवर द टॉप ऑफ वाटर. अब आप इसको हटाना चाहते हो तो क्या करते हो, आप इसको एक ऐसे कंटेनर में डालते हो जहाँ से आप धीरे धीरे वाटर को रिमूव करते जाते हो और टाइम की वहां पर अब टॉप पे ऑयल बचा है उस टाइम पर क्या करते हो, उसको स्टॉप कर देते हो. तो इस तरह से वहां पर भी क्या हो गया, सेपरेशन हो गया. तो इन शॉर्ट मिक्सचर्स को अगर सेपरेट करना है तो you use physical methods for separating the components of the mixture. तो लिख लो यहाँ पे physical methods are used for separating the components of the mixture. एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में hand picking, then filtration, hand picking, और क्या, distillation. ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस की. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस की आपने डेफिनेशन देख ली है. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस मतलब वहां पे सारे जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक टाइप के होंगे. ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखो एलिमेंट्स.
सबसे पहले लिखो एलिमेंट। particles contain only one type of atom. Particles contain only one type of atom. ठीक है, particles contain only one type of atom, and these particles may be atoms. These particles may be atoms or molecules. These particles may be atoms or molecules. ठीक है, these particles may be atoms or molecules. अब एग्जाम्पल में लिख लो आप लोग, हीलियम, He हीलियम, H2, O2, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या नेक्स्ट लिख लो कंपाउंड। कंपाउंड्स में लिखो when two or more elements of different combine in a fixed ratio, when two or more elements combine in a fixed ratio, when two or more elements combine in a fixed ratio, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, हाँ ठीक है, then it is known as a compound. Then it is a compound. क्या लिखा अम्मान? एक बार डेफिनेशन रिपीट करना, आपने क्या लिखी? When two or more elements combine in a fixed ratio, then it is a compound. ठीक है, ठीक है, वहां पर एक चीज लिख लो, एलिमेंट्स, two or more atoms of elements of different elements, two or more atoms of different elements, and two or more atoms of different elements combine together. ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे हम लोग मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड्स का हम यूज करते थे, ठीक है, तो हम लोग कंपाउंड्स के लिए क्या हम लोग ये फिजिकल मेथड्स यूज कर सकते हैं? मतलब अब मैं बोलूँ कि भाई H2O में से मुझे हाइड्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, तो मैं कर पाऊंगी वाटर में से? नहीं मैम, नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको उनके लिए नॉर्मल फिजिकल मेथड्स नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो, तब इसको क्या करते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिर ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख लो, इसकी एग्जाम्पल लिख लो वाटर, एग्जाम्पल में लिख लो इसके वाटर, कोई भी और एलिमेंट्स जो आप लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, अमोनिया लिख सकते हो, CO2 लिख सकते हो, ठीक है, ग्लूकोज लिख सकते हो, ग्लूकोज लिख सकते हो। क्या, तो अब ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी चीजें आपकी कंपाउंड। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ऐड लिख लो और लिख लो, द पार्टिकल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लिख लो, या फिर द एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड, the elements of the compound cannot be separated, the elements of the compound cannot be separated into simpler substances by physical methods, but instead chemical methods are used, एक पॉइंट और लिख लो, properties of the compound are entirely different, from those of its
constituent elements, from those of its constituent elements. ठीक है, from those of its constituent elements. ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरी बात कर ली इसकी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर की और ये प्योर सब्सटेंसेस की। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट, वो हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की। तो हम लोग यहाँ पर बताते हैं इनके एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और दूसरी हम लोग बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मैम और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो जहाँ पे जिन प्रॉपर्टीज को जब हम लोग मेजर करते हैं या जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगर अपने सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता तो वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं फोन का अगर मैं इसको लेंथ मेजर करना चाहूँ तो मैं इसकी लेंथ मेजर कर सकती हूँ, ब्रेड्थ मेजर कर सकती हूँ, मैं इसकी विड्थ भी मेजर कर सकती हूँ। अब ड्यूरिंग दिस मेजरमेंट मेरे को क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी चीज, यहाँ पे इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन था इस फोन का वो चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो मेरा मेजरमेंट है लेंथ का, ये कैसा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, पर अगर मुझे मान लो जाना है कि क्या कहते हैं किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि मान लो अब ये चीज जो है यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये मान लो कोई चीज एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, मतलब एसिड है कि बेस है मान लो जानना है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लिटमस पेपर का, जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कोई चीज एसिडिक है या वहाँ पर कोई चीज बेसिक है। तो अब लिटमस के साथ क्या होता है, लिटमस पेपर में हमने हमारी एक डाई यूज होती है, लिटमस यूज हुआ। ठीक है, तो लिटमस क्या होता है, हमारे एसिडिक सोल्यूशन में गया तो वहाँ पे H+ आयंस होते हैं, आपको पता है, उनके साथ कुछ रिएक्शन होती है और उसकी वजह से जो सोल्यूशन, जो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारे लिटमस का जो कलर है वो उसका चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि जो एसिड था वो हमारे लिटमस पेपर पे आया, तो उसकी वजह से वो कुछ रिएक्शन हुई और उसकी वजह से ये कलर चेंज होकर मिला। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, वो होगी हमारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है, लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, एक लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जहाँ पे हमारे क्या होता है केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं है, और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब जहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाता है। ये जो मैंने एसिड बेस की बात की, इसके अलावा आप दूसरी बात करना चाहो तो आप बात कर सकते हो कि जैसे आप कोल को बर्न करो या कोई भी नेचुरल गैस को आप बर्न करना चाहो, तो वहां पे अगर कोई चीज कंबशन कर रही है, आप लकड़ी को भी जलाते हो अगर, तो क्या हुआ, अब लकड़ी पहले अपने जिस फॉर्म में थी अब क्या उस फॉर्म में रही नहीं रही, तो उसका जो कॉम्पोजिशन है केमिकल कॉम्पोजिशन वो चेंज हो गया। उसमें से काफी चीजें जो होंगी वो एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो गई और काफी चीजें क्या होंगी वो मिनरल मैटर में कन्वर्ट होकर वहां पे पड़ी रह गई। तो अब उसके कॉम्पोजिशन में चेंज हो गया, मतलब वहां पर क्या बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि यही वोलेटिलिटी, कौन सी चीज ज्यादा वोलेटाइल है, पेट्रोल डीजल में कंपेयर करो तो पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, और डीजल आपका कम वोलेटाइल है। तो ये कैसे पता चला, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, फाइन, तो लिख लो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फर्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख लो the properties that can be measured, properties that can be measured without changing the chemical composition of the substance, properties that can be measured without changing the chemical composition of the substance. ठीक है, एग्जाम्पल में बताओ क्या क्या लिखोगे इसके, सब लोग एक एक एग्जाम्पल दे दो, या फिजिकल प्रॉपर्टी का तो दे सकते हो, लिखो लिखो। अच्छा, कलर, कलर, अच्छा बताओ जरा मुझे, एक सब्सटेंस को मैं अगर वाटर को हीट कर रही हूँ, ठीक है, वाटर हीट हो रहा है, वाटर को हीट किया, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसा प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? फिजिकल, फिजिकल चेंज है, तो फिजिकल चेंज है, ये कैसे बताया आपने? बॉईल हो गया वाटर तो उसका वो वाटर बॉईल हो गया, हाँ, फिर रीजन रीजन रीजन, अरे रीजन ये है कि यहाँ पे जो इसका कॉम्पोजिशन है मैम वो अफेक्ट नहीं हुआ। वाटर जब लिक्विड स्टेट में था, जब लिक्विड स्टेट में था तो वो तब भी H2O था, अब वाटर वेपर बन गया वो तब भी H2O है। इसलिए ये क्या है, अगर इसका केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हुआ तो ये कैसे चेंज है, फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज में क्या होता है
केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होता, उसी तरह से जब फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं तो वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते वक्त हमें यहाँ पर इसका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज, एक मिनट, मेरी वॉइस आ रही है क्या? जैसे लग रहा है सिस्टम हैंग हो गया है। हाँ मैम, आवाज आ रही है। मैम आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना, पर लेकिन वीडियो पॉज हो गया शायद ना, अब दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये एक फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज में आपको पता है कि जब वाटर अपना लिक्विड स्टेट से वाटरफेशियस स्टेट में गया, बट वो फिर भी H2O है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हुआ, तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आना चाहिए या केमिकल प्रॉपर्टीज में आना चाहिए? फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो पॉइंट, ये जो आपको टेम्परेचर पता चलते हैं, ये आप जब भी मेजर करते हो तो क्या करते हो, उसको हीट करके का पता करते हो। वाटर को जब हीट करते हो तो देखते हो वहां पे लगा देते हो वहां पर एक थर्मोमीटर, और देखते हो किस टाइम पर वाटर एवेपोरेट करना स्टार्ट हुआ, वो टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया और वही हो जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह से जैसे ही आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होती है, तो उस एक्सपेरिमेंट में भी हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर रख देते हैं साइड में और देखते हैं किस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुई, वो हो गई हमारी उसकी मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारे लिख लो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे भी क्या हो गए आपके, ये सारे आपके हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे, ठीक है। डेंसिटी कैसा है? डेंसिटी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है? डेंसिटी कैसा होगा? डेंसिटी फिजिकल होगा। डेंसिटी में क्या होता है, मास होता है और वॉल्यूम होता है, ठीक है। किसी भी चीज का मास कैलकुलेट करना है तो हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम लेंथ मेजर करके उसकी वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी भी हमारी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी भी हमारी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिख लो केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में लिख लो इट रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर, इट रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर फॉर इट्स मेजरमेंट, फॉर इट्स मेजरमेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे combustibility, combustibility, acidity, basicity, volatility, acidity, basicity, combustibility, volatility। volatility मतलब कौन सब्सटेंस इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलेंगे वो चीज ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। अब देखो, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनको मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था कि पहले लोग मेजर करते थे तो क्या हुआ कि कहीं पर कोई चीज फॉलो हो रही है, कहीं पर कुछ देश किसी टाइप का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कुछ देश कुछ किसी टाइप का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ डिसाइड कि यार मतलब एक एक ऐसा कॉमन एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि भाई उस पर अगर हम लोग बात करें तो हाँ होगा कि ये भी अगर इस देश ने भी किया तो इस यूनिट में ये चीज, ये इस सिस्टम में इस चीज की वैल्यू ये यूनिट आएगी, और किसी और देश ने किया उसमें भी क्या आना चाहिए, किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू, किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कि भाई अब हम कंपेयर कर रहे हैं। किसी ने बोला कि यार मैंने मान लो कोई कई केमिस्ट अलग अलग देश में अलग अलग अपनी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, अब वो लोग अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स करके पहुंचे किसी कॉन्फ्रेंस में। तो मान लो एक्स देश का जो केमिस्ट था उसने अपने सिस्टम, मतलब जिस भी सिस्टम में वो लोग मेजर करते थे यूनिट्स को, तो उन्होंने उसमें मेजर किया कि मतलब लेंथ को वो लोग लेते होंगे, मान लो अपने अपन लोग जैसे ऐसा यूनिट, जैसे ऐसा यूनिट जो आया वो तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। मान लो हम किसी चीज को हम किलोमीटर्स में कर रहे हैं या सेंटीमीटर में कर रहे हैं, वहां पर वो लोग चलो ठीक है वो चीज तो उसी में कर रहे हैं, पर हम लोग अगर और ऊपर यूनिट्स में जाए, मतलब एनर्जी यूनिट में जाए, हम अगर किलो जूल में कर रहे हैं नहीं, पर वो लोग वहाँ पे ब्रिटिश थर्मल यूनिट में करेंगे, तो वो चीज वहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो कि सब लोग का अलग अलग सिस्टम यूनिट चल रहा है, कोई किसी यूनिट में कर रहा है, कोई किसी यूनिट में कैलकुलेट कर रहा है चीजें, तो हम एक कॉमन सिस्टम पर लिख कर आते हैं। तो इस कॉमन सिस्टम को उन्होंने बोला एक बनाते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो, और इसी को बोला ऐसा यूनिट। तो जो ऐसा ही हम लोग कहते हैं दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है यही कहलाता है हमारा ऐसा यूनिट, ठीक है।
इसके पहले चलते थे हमारे एक कोई इंग्लिश सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या किया, यहाँ पर सारे देशों में एक बना दी गई है मेट्रोलॉजी लैब, ठीक है। मेट्रोलॉजी लैब मतलब वहां पर क्या होता है, ये जो सारे मेजरमेंट्स होते हैं इनके बारे में सारी चीजों का अपडेशन रखा जाता है, ठीक है। तो हर कंट्री में ऐसा होता है, अपने यहाँ पर भी है। तो अब ये जो सिस्टम बनाया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट में क्या था, हमारे कुछ बेसिक क्वांटिटीज रख दिए गए, ठीक है। बोला कि यहाँ पर टोटल 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं और ये जो 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं इन्हीं की हेल्प से हम बाकी सबको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 7 बेसिक क्वांटिटी नहीं 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं और इन बेसिक यूनिट्स की हेल्प से हम बाकी सारे यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो वहां पर मास और वॉल्यूम 2 बेसिक यूनिट्स थे, ठीक है। मास और वॉल्यूम उस सिस्टम में 2 बेसिक यूनिट होते हैं एसआई सिस्टम में। तो आपको पता है मास का यूनिट क्या होता है एसआई में होता है, आई एम टेलिंग यू दिस इज केजी, अगर किसी को नहीं भी पता तो मास का यूनिट होता है केजी। और वहीं पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वो होता है मीटर क्यूब। तो अब आप अगर डेंसिटी को कैलकुलेट करते हो तो डेंसिटी कम्स आउट टू बी मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब मास का यूनिट लिखोगे तो केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट लिखोगे तो दिस विल बी मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने मास का यूनिट लिखा, डेंसिटी जो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मास का जो यूनिट होता है मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी का यूनिट आपको मिल गया आपको केजी पर मीटर क्यूब। कहने का मतलब ये आपके इस तरह से 7 बेसिक यूनिट्स रखे गए। 7 बेसिक यूनिट्स में क्या था, 7 बेसिक यूनिट्स में आपके थे मास, दूसरा था आपका अरे लेंथ, ठीक है। मास हो गया, लेंथ हो गया, उसके बाद आपका था वहां पर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर हो गया और उसके बाद वॉल्यूम को बेसिक यूनिट में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए बताओ। वॉल्यूम को बेसिक यूनिट में नहीं रखते हैं, ठीक है। मोल हो गया, एक वहां पर था अपना करंट का हो गया, फिर एक था आपका इंटेंसिटी का, ठीक है। एक मैं भूल रही हूँ यहाँ पे मास हो गया, मास का आपका हो गया, हाँ टाइम भूल गए, यहाँ पर एक और आएगा आपका टाइम, ठीक है। तो वॉल्यूम को देखो आपको बेसिक यूनिट में रखने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम को बेसिक यूनिट में हम लोग क्यों नहीं रख रहे हैं इसको देखो, अगर वॉल्यूम आप कहते हो तो वॉल्यूम किसी चीज का, मान लो मैं क्यूब का वॉल्यूम बोलूँ, तो अगर मैं क्यूब का वॉल्यूम बोलूँ तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, ठीक है। मतलब उसके अगर साइड ए है तो वॉल्यूम हो जाएगा उसका ए क्यूब। तो दैट मीन एक लेंथ एक जो उसका साइड है उसका यूनिट हो गया मीटर, दूसरा साइड है उसका यूनिट हो गया मीटर और तीसरा साइड है उसका यूनिट भी हो गया हमारा मीटर। तो यहाँ पर बन गया मीटर क्यूब, मतलब लेंथ अपना एक बेसिक यूनिट था और इस बेसिक यूनिट से हमने वॉल्यूम का यूनिट फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे ये 7 बेसिक यूनिट्स रखे गए इस सिस्टम ऑफ यूनिट में, मतलब एसआई में, ठीक है। अब मास है तो मास को हम लोग लिखते हैं केजी, लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, लेंथ का होता है मीटर, टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है डिग्री सेल्सियस नहीं होता, यहाँ पर होता है केल्विन, केल्विन। मोल को हम लोग लिखते हैं, मोल मतलब आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए हो मोल कॉन्सेप्ट, उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। MOL मतलब मोल, अगर मोल को लिखना है कितने मोल से तो राइट इट एज MOL, और एक्चुअली में मोल को क्या लिखते हैं MOLE। करंट के लिए क्या यूज करते हैं, करंट के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पियर्स। इंटेंसिटी के लिए होता है कैंडेला, कैंडेला को हम लोग डिनोट करते हैं CD से, और टाइम के लिए होता है स्मॉल t दैट इज सेकंड, टाइम के लिए होता है सेकंड, टाइम का हो गया सेकंड। तो ये जो 7 होती हैं ये होती हैं हमारी 7 फिजिकल यूनिट्स, मतलब ये हमारी है बेसिक फिजिकल यूनिट, दीज आर the basic physical quantity। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग लिख लो, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। अरे यार, नेक्स्ट आप लोग लिख लो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिख लो, ठीक है।
ऐसा सिस्टम का वो लिख लो फुल फॉर्म। कोई आपसे बोले कि एसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लिखो इसमें। it has 7 basic units, it has 7 basic units, ठीक है। और 7 basic units ये जो है अपने उसको लिख लो। it has 7 basic units, 7 basic units भी लिख लो कौन कौन से हैं। तो हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, केमिकल क्वांटिटीज की अभी नहीं कर रहे हैं। या फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट देखेंगे। तो लिख लो इसमें सारे 7 जो अपने बेसिक फिजिकल यूनिट्स हैं। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? चलो एनर्जी में बाद में आते हैं, पहले ही बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है? एनीवन? निधि मुझे जल्दी से बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। 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 अब ये न्यूटन तो यहाँ मैम कहीं पे भी नहीं दिख रहा, कैसे बना ये न्यूटन, कोई मुझे बताएगा? फोर्स कैसे लिखते हो आप लोग? मास इनिशियल एक्सेलरेशन। आर एन। कुछ नहीं, मैं बोल रहा था सर। फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट है आपका केजी, ठीक है। यार ये देखो, ये जो एम है ना, ये उसके लिए नहीं लिखा, ये मास इनटू एक्सेलरेशन के लिए लिखा। और एक्सेलरेशन का यूनिट आप लोग क्या लिखते हो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखते हो ना। तो ये आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो केजी मतलब मास ले लिया आपने, यहाँ पर आया आपका मास। और मीटर का देखो, मीटर का मतलब यहाँ पर आ गया लेंथ, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो। ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मास का आ गया केजी, एक्सेलरेशन का आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये आपका देखो लेंथ का हो गया, ये आपका देखो टाइम से आ गया, और ये देखो आपका मास से आ गया। मतलब कोई भी आपकी यूनिट बनी होगी तो वही आपकी ये 7 बेसिक यूनिट से ही आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डिराइव की जा सकती है, ठीक है। ओके, तो बहुत सारी बेसिक चीजों की बात होगी। अगला जो हमारा लेक्चर सैटरडे का है उससे मजा आएगा। उसमें हम लोग को पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। तो जैसे हम लोग, क्या होता है ये चीजें, जैसे हम लोग लेबोरेटरी में कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम लोग कोई रीडिंग देखते हैं, तो आप लोग देखते हो कि आपके मैम या जो भी टीचर्स वहाँ पे होते हैं वो कहते हैं कि 2 रीडिंग ले लेना, या 3 रीडिंग ले लेना, या 5 रीडिंग लेना। और फिर आप उनका क्या करते हो, एवरेज लेके फिर रखते हो। और आप देखते हो वो जो रीडिंग्स आती हैं आपकी किसी भी एक्सपेरिमेंट में, भले ही वो इलेक्ट्रिसिटी वाला हो, वहां पर रेजिस्टेंस मेजर करना हो, कुछ भी हो, तो आप देखते हो कि वहां पर जब आप उनका क्या करते हो, एट द एंड आप उसका एवरेज लेते हो। और इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन थोड़ी बहुत आती ही है एक्सपेरिमेंट में। तो ये जो चीजें आती हैं इसी से हमारा रिलेट होता है कि हमारा एक्यूरेसी कितना है, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये कितना एक्यूरेट है। यहाँ पर हम 2 टर्म्स को नया इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। और इन्हीं पे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मजा आएगा, वहां पर हम लोग थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास तो आपकी पुराना सब रिवाइज हो गया चीजें, ठीक है। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। वाइंड अप करें लेक्चर? हाँ मैम। थक गए, चलो ओके, थैंक यू एवरीवन। बाय मैम। मैम